नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो भूगोल के 4 अंक के प्रश्नों का बनाया गया है। इसमें कितनी सामग्री आपको लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये समझाया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर कीजिए। और ये चारों प्रश्न जो आज मैंने दिए उनका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है वहां सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल का घटक भी सम्मिलित करना चाहिए। समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब कोई भी मनुष्य और कोई भी जीव जंतु ऐसा ना हो कि वो पानी या प्यास के कारण मर जाए, उसे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना। भूम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय करना। भूम जल का मतलब होता है भूमिगत जल, तो भूमिगत जल बहुत ज़्यादा उसका शोषण हो रहा, तो उसको सीमित और नियमित करने के उपाय इसमें बताए गए हैं। पृष्ठीय जल और भूम जल दोनों ही गुणवत्ता सुधारने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पृष्ठीय जल और भूम जल मतलब धरातल के ऊपर का जल, और भूम जल मतलब धरातल के अंदर का जल, दोनों के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। पेट्रोलियम, अगला प्रश्न है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खनिज की कमी भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है? पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम जो है हम बहुत सारा पेट्रोलियम पश्चिमी देशों से हम आयात करते हैं, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम के भंडार कम हैं। और हमारे देश की अधिकांश मुद्रा जो हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आती है, जो भारतीय मनी आती है, उसको हम अधिकांश दूसरे देशों से पेट्रोलियम को आयात करने पर खर्च कर देते हैं। तो वो पूछ रहा है कि पेट्रोलियम खनिज की कमी भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। देश में पेट्रोलियम की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, जबकि हमारा उत्पादन इतना अधिक नहीं है। हमारे देश में वर्तमान में सड़क परिवहन एवं यातायात पूर्णतः पेट्रोलियम पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर सड़क परिवहन जो है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर। हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चिमी एशियाई देशों इराक, ईरान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है, जिससे देश की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग खर्च हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव की आए दिन बढ़ते रहते हैं। हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चिमी एशियाई देशों इराक, ईरान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है, जिससे देश की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग खर्च हो जाता है। ये मैंने आपको भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव भी आए दिन बढ़ते रहते हैं। जब हम दूसरे देशों से पेट्रोलियम आयात करते हैं तो देश की अधिकांश मुद्रा इसमें खर्च हो जाती है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अगर हमारे पास पेट्रोलियम का पूर्ण भंडार होता तो हमारी वो मुद्रा बच जाती, परंतु अब मुद्रा नहीं बच रही, उसको हमको दूसरे देशों पे क्या करना पड़ रहा? खर्च इस पेट्रोलियम पे दूसरे देशों को देना पड़ रहा है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना कीजिए। मतलब भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारक लिखना है आपको। तो भारत में जल संसाधनों की कमी के कारक, उत्तरदायी कारक निम्न है। कौन कौन से? पहला कारण है, भारत में जल संसाधनों की कमी का मुख्य कारण सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग है। सिंचाई तथा कृषि उपयोग में पृष्ठीय जल का 89% भाग और भूमिगत जल का 92% भाग उपयोग में आता है। चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। मतलब पहला कारण तो है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कृषि में, सिंचाई में, तो उसका एक सबसे कमी का कारण है ये, क्योंकि हम अधिकांश जल जो वर्षा से प्राप्त होता है उसको हम सिंचाई में खर्च कर देते हैं। दूसरा है, सिंचाई का अतिरिक्त हमें पेयजल एवं घरेलू कार्यों के लिए भी जल की मांग अधिक रहती है। मतलब हमारे घर में जो भी काम होता है वो हम बिना जल से नहीं कर सकते हैं, तो घरेलू मांग में भी बहुत अधिक जल की मांग होती है, इसलिए हम बहुत सारा उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है और दिनों दिन, सही बात है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसलिए भी जल की मांग अधिक होती है। उद्योगों में भी जल की अत्यधिक मात्रा लगती है। जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भी जल की अत्यधिक मात्रा लगती है। बहुत सारा जल प्रदूषित हो जाता है ना। देश में वर्षा केवल 4 महीने होती है, शेष 8 माह सूखे बीतते हैं। देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है और सूखे की स्थिति भी आ जाती है। मतलब देश में जो वर्षा की जो मात्रा है वो कहीं पर अधिक होती है और कहीं पर कम होती है। तो जहाँ पर अधिक होती है वहाँ का पानी बहकर चला जाता है और जहाँ पर कम होती है वहाँ पर सूखा रहता है। तो इससे भी हमारे देश में जल की मांग बनी रहती है। अगला प्रश्न है,
कृषि की उद्योगों पर निर्भरता क्यों बढ़ रही है? सर कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब कृषि की उद्योगों पर निर्भरता क्यों बढ़ रही? तो देखो, हम जो भी कृषि कार्य करते हैं, जो जिन साधनों से भी हम कृषि कार्य करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, रासायनिक खाद हुआ, खाद बीज हुआ, ये सब कहाँ तैयार होते हैं? उद्योगों में होते हैं। तो वो ये बात यहाँ कह रहा है कि कृषि की उद्योगों पर निर्भरता निम्न कारणों से बढ़ रही है। उन्नत बीज, कृषि के लिए उन्नत बीज उद्योगों में ही तैयार किए जाते हैं, जिनको किसान बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, उन्नत बीज कहाँ से प्राप्त होता है? उद्योगों से ही प्राप्त होता है, वहीं बनता है। रासायनिक खादों के उपयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। रसायन उद्योग इन खादों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जैसे यूरिया, डीएपी, जो भी हम खाद डालते हैं विभिन्न प्रकार का, वो सब कहाँ बनता है? रासायनिक उद्योगों में। और ये भी हम इससे भी ये कृषि रासायनिक उद्योग पर भी निर्भर होती है। कीटनाशक औषधियों का उपयोग, बहुत सारी हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं फसलों में कीट लगते हैं तो वो सारी जितनी भी कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करते हैं, वो भी कहाँ बनता है? वो भी उद्योगों में बनता है। इसलिए हम उद्योग कृषि के कार्यों के कारण उद्योगों पर निर्भर होते हैं। कीटनाशक औषधियों का उपयोग, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की भी आवश्यकता होती है। ये कीटनाशक दवाओं को रसायन उद्योगों में बनाया जाता है। उन्नत कृषि यंत्र, अधिक उत्पादन के लिए उन्नत कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्टर, सीड, थ्रेशर, बहुत सारे जितने भी कृषि यंत्र बनते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? औद्योगिक इस्पात उद्योग में बनते हैं। और ये इसलिए हम उद्योगों पर निर्भर रहते हैं कृषि कार्य के लिए। इन मशीनों का निर्माण इस्पात उद्योग इन यंत्रों को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो देखो, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? कि जिस वर्ष समय पर मानसून आ जाता है उस समय हम फसल का उत्पादन अच्छा होता है, और जिस समय मानसून समय पर नहीं आता उस समय बिल्कुल फसल का उत्पादन नहीं होता या कम होता है। तो इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मतलब भारतीय कृषि पूरी तरह से किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। तो पहला है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं निम्न है। अनियमित मानसून पर निर्भरता, भारत में कृषि क्षेत्र केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं बहुत ही कम वर्षा। इस प्रकार सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि का ये जुड़वा संकट बने हैं। मतलब बहुत कहीं पर तो बहुत अधिक वर्षा हो जाना और कहीं पर बहुत कम वर्षा होना, जिससे दोनों समस्या एक साथ में बनी हुई है, सूखा की और बाढ़ की। जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ फसलें सब खराब हो जाएगी, और जहाँ सूखा पड़ेगा वहाँ भी फसलें खराब हो जाएगी। दूसरा है निम्न उत्पादकता। वास्तव में हमारा जो खेतों में उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है, जबकि विश्व के अन्य देशों में उत्पादन अधिक होता है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। वहीं भारत में मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज के अंतर्गत जैसे आपकी ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसे मोटे अनाज आते हैं, दालें, चना, ये मोटे अनाज में आते हैं। तो मोटे अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, सही बात है। भारतीय किसान गरीब है, वो कर्ज के बोझ में दबे हुआ है, और कृषि में लागत बहुत अधिक आती है जबकि उत्पादन कम होता है। तो आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है। सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि निवेश करने में असमर्थ है। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण ले लेते हैं। महाजन जो गाँव के बनिया साहूकार जो होते हैं, जो ऊंचे ब्याज पर देते हैं, वो लोग कृषि से कम होती आई तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो हमारे भारत में एक कृषि की ये भी समस्या है कि यहाँ की ऋणग्रस्तता और वित्तीय संसाधनों की बाध्यता है। एक और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मशीनें वो बहुत अधिक महंगी है, हर किसान उनको नहीं खरीद सकता है। भूमि सुधारों की कमी, यहाँ पर भूमि सुधारों की बहुत कमी है। एक समस्या ये भी है कि भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां, महालवाड़ी, रेतवाड़ी तथा जमींदारी, मतलब ये है कर वसूलने वाली जो 3 प्रणालियां चलाई थी, से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही। तो भारत में हमेशा से जैसे चकबंदी करना,
या भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना, इनकी कमी रही है, तो भूमि सुधारों की कमी भी उसमें एक आ जाएगा। छोटे छोटे खेत तथा विखंडित जोत, भारत के जो खेत है वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बंटवारा हो जाता है पैतृक जमीन में से, तो खेतों का जो आकार होता है वो हमेशा क्या होता जाता है, छोटे छोटे होते जाते हैं। दूसरा, विखंडित खेत, हमारी जमीन जो है वो टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग क्षेत्र में, मतलब इकट्ठी एक जगह नहीं है, 1 बीघा यहाँ पर है तो 1 बीघा दूसरी जगह पर है, तो इस प्रकार खेतों का जो आकार है वो छोटे छोटे तथा विखंडित है। छठी समस्या अगर आपको लिखना हो तो लिख देना कि यहाँ पर मिलने वाली जो मशीनें वो बहुत महंगी है, महंगी मशीनें हैं। पांचवी लिख देना कि अज्ञानता या अशिक्षा, जो यहाँ के भारतीय किसान है वो अशिक्षित है, वो मतलब वो आधुनिक तरीके से कृषि कार्य नहीं करते हैं, लागत बहुत अधिक आती है। इस प्रकार ये 4-5 प्रश्न हैं, इनको आप 4 नंबर के रूप से बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अभी परीक्षा आपकी 2 फरवरी को है। इससे पहले आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।